गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, 7 की, ठीक है, जिसमें हमारा प्राणी उत्तक चल रहा था। प्राणी उत्तक बड़ा है, थोड़ा एक ही टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर हमने जो 4 प्रकार थे उसमें पहला हम कर रहे थे उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक? उपकला उत्तक। इसके बाद में हमने बात की थी कि उपकला उत्तक है वो भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, जिसमें 1 नंबर सरल था, 2 नंबर ग्रंथिल है। सरल फिर से प्रकार थे सरल के, लेकिन उसकी बात हमने कर ली है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ग्रंथिल उपकला उत्तक की बात करेंगे। तो हमारा आज का मुख्य टॉपिक क्या है? ग्रंथिल उपकला उत्तक, ठीक है। प्राणी उत्तक का 1 नंबर प्रकार जो है उपकला उत्तक, वो फिर से 4 प्रकार का होता है, जिसमें 1 नंबर हमने पढ़ लिया, 2 नंबर क्या है? ग्रंथिल उपकला उत्तक। ग्रंथिल उपकला उत्तक की बात करते हैं तो देखिए होता क्या है। ये स्तंभी उपकला का परिवर्तित रूप है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर। स्तंभी उपकला उसका क्या होता है? ये स्तंभी उपकला का परिवर्तित रूप क्या होता है? परिवर्तित रूप होता है, जिसमें कोशिकाएं एक प्राणी के लिए आवश्यक पदार्थों के स्राव के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। स्तंभी उपकला का परिवर्तित रूप होता है जिसमें कोशिकाएं जो हैं, जिसमें कोशिकाएं एक प्राणी के लिए आवश्यक पदार्थों के स्राव के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। स्राव के लिए क्या हो जाती हैं? रूपांतरित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्राव के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? ग्रंथिल उपकला उत्तक जो है वो बोला जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो उपकला कोशिकाओं से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। प्राणियों में पाई जाने वाली सभी जो ग्रंथियां हैं वो इसी उत्तक की बनी हुई होती हैं। उदाहरण की बात करें तो सभी ग्रंथियां, जो भी ग्रंथियां होती हैं, चाहे एड्रीनलिन हो, चाहे पीयूष हो, चाहे कोई सी भी हो, अंतःस्रावी हो, चाहे बहिःस्रावी ग्रंथि हो, वो सभी इसी की बनी हुई होती हैं। इन्हें जंतुओं का स्रावी उत्तक भी बोला जाता है। जंतुओं का क्या कहा जाता है? इन्हें जंतुओं का, क्योंकि हम प्राणी उत्तकों की बात कर रहे हैं तो इन्हें जंतुओं का क्या बोला जाता है? स्रावी उत्तक भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्राव का कार्य करती हैं। क्या बोला जाता है? स्रावी उत्तक भी कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछ ले कि जंतुओं का स्रावी उत्तक किसे कहा जाता है, तो ग्रंथिल उपकला उत्तक को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? ग्रंथिल उपकला उत्तक को जो है वो बोला जाता है। इसकी बात करें तो ये इस ग्रंथि के प्रकार की बात करें, ग्रंथियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो हम यहाँ पे ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। 1 नंबर अगर बात करते हैं तो वो है एक कोशिकीय ग्रंथि। एक कोशिकीय ग्रंथियां, एक कोशिकीय ग्रंथियों की बात करते हैं तो ऐसी ग्रंथियां जो होती हैं वो आहारनाल की श्लेष्मा उपकला तथा त्वचा पर पाई जाती हैं और ये श्लेष्मा का स्राव करती हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जो क्या करती हैं? श्लेष्मा का स्राव करती हैं। श्लेष्मा का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? श्लेष्मा का स्राव करती हैं। तथा तथा अगर बात करें पाई कहाँ जाती हैं, आहार नाल की तथा
आहार नाल की श्लेष्मा उपकला तथा त्वचा पर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आहार नाल की श्लेष्मा उपकला तथा कहाँ पर पाई जाती हैं? त्वचा के ऊपर ये पाई जाती हैं। इसके बाद में हम बात करें 2 नंबर की। 2 नंबर जो होती हैं बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ? बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ। बहुकोशिकीय ग्रंथियों की बात करते हैं तो ये जो होती हैं इनकी जो संरचना है वो अनेक ग्रंथिल कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये अनेक ग्रंथिल कोशिकाओं से, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? बहुकोशिकीय। अनेक ग्रंथिल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? बहुकोशिकीय ग्रंथियां जो है वो बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लार ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां, जो विभिन्न ग्रंथिल कोशिकाओं से मिलकर क्या है? बनी हुई होती हैं। इसी प्रकार आकार में ये नलाकार हो सकती हैं, कुपिकाकार होती हैं, संयुक्ताकार भी हो सकती हैं, जैसे स्तन ग्रंथियों में पाई जाती हैं। स्वेद ग्रंथियां हैं, इनके अंदर इस प्रकार की जो बहुकोशिकीय ग्रंथियां हैं ये पाई जाती हैं। अगर बात करें इनकी स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर भी ग्रंथियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ये तो ग्रंथियों के 2 प्रकार की बात कर ली। अब अगर हम बात करें किसके आधार पर, अगर नोट लगा के बात करते हैं कि स्रावी कोशिकाओं में स्राव के आधार पर, स्रावी कोशिकाओं में स्राव के आधार पर ग्रंथियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बहिस्रावी और एक होती है अंतःस्रावी। एक तो होती है बहिस्रावी और एक होती है अंतःस्रावी, जो आपके लास्ट तक काम में आने वाली हैं। एक तो कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथि। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो बोला जाता है, बहिस्रावी ग्रंथि। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? ये जो ग्रंथियां हैं ये अपने स्राव का निष्कासन जो है वो वाहिनियों में मुक्त करती हैं। ठीक है, अर्थात नलिकाएं पाई जाती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव वाहिनियों में मुक्त करती हैं, अर्थात इनमें स्राव के लिए नलिकाएं पाई जाती हैं। स्राव के लिए क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं। स्राव के लिए क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या कहलाती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो कहलाती हैं। कैसी ग्रंथियां? ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव वाहिनियों में मुक्त करती हैं, अर्थात इनमें स्राव के लिए जो नलिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। क्या कहलाती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। जैसे अगर बात करें, ये जो है नलिका युक्त ग्रंथियां भी इनको बोला जाता है। अतः इन्हें क्या बोला जाता है? अतः इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रंथियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नलिका युक्त ग्रंथियां जो हैं वो भी इनको कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो श्लेष्मा, लार, बात करें श्लेष्मा, दूसरी बात करें लार, इसके अलावा बात करें कर्णमोम, ठीक है ना, कान से निकलने वाला मोम जो है, इसके अलावा
तेल, दूध जो स्तन ग्रंथियों से निकलता है, आदि उत्पाद जो है वो इन्हीं से निकलते हैं। किसी के द्वारा निकलते हैं? जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं इनके स्राव होते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारी 2 नंबर जो है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि इसके अपोजिट होगी, अर्थात कहने का मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन। वो एक जो हो गई, ये हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड। आप लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कक्षा 10 के अंदर पढ़ के आए हो। 8-10 बताई थी आपको, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, इसके पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। इसके अलावा 2 आपको जनन ग्रंथियां में बताई थी, अंडाशय और वर्षण। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होगी? ये ग्रंथियां जो स्राव है सीधा रक्त में छोड़ती हैं, इनके लिए कोई भी नलिकाएं जो है वो नहीं पाई जाती, अर्थात नलिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है, अर्थात इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। इनमें कोई भी नलिकाएं जो है वो नहीं पाई जाती, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं जो थी वो उपस्थित थी। और इनके द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो भी स्राव स्रावित होता है उसे हार्मोन कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? हार्मोन बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने प्राणी उत्तक में उपकला उत्तक जो है उसका दूसरा प्रकार पढ़ा, ग्रंथिल। कल हमने पढ़ा था सरल उपकला उत्तक, आज हमने ग्रंथिल उपकला उत्तक पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे संयुक्त उपकला उत्तक की जो बात है वो विस्तार से करेंगे। उसके बाद में विशिष्ट उपकला उत्तक। इस प्रकार से हमारा पहला प्रकार प्राणी उत्तक का जो है उपकला उत्तक वो पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।